नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 83। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्रकाश और अंजलि के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। प्रकाश के मृत्यु के बाद बेटी पूर्वा के मनोदशा भी अच्छी नहीं है। ऐसे में नानी रुक्मणी देवी हमेशा तरह तरह की बातों से अपनी नातिन को बहुत से बातें समझाने की कोशिश करती है। पूर्वा अपने नानी जी के बातों को समझ तो जाती है, मगर अपने मन को सांत्वना देने की स्थिति में नहीं होती और दिन ब दिन तरह तरह की चिंताओं में उलझती चली जाती है। और कभी तो अपने पापा जी के फोटो के सामने खड़ी होकर तो कभी रात को सोते समय पापा जी को लेकर बहुत से बातें सोचते रहती है। ऐसे में कभी कभी उसे इस बात की एहसास होने लगती है कि उसके पापा जी आकर प्यार से अपने हाथों से उसे सहलाने लगे हैं और मीठे मीठे बातें कर रहे हैं। ऐसे में कभी कभी नींद के आगोश में भी अपने पापा जी को आवाज लगाकर बुलाती है। उसे कभी कभी इस बात की भी एहसास होती है मानो उसके पापा जी अभी तक जीवित है। ऐसे में कभी कभी अपने नानी जी से कहती है, नानी जी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा जी अभी तक जीवित है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन जो भी कुछ देखी हूँ वह सब एक बुरा सपना था। मेरे पापा जी अभी तक जीवित है। मगर क्षण भर के बाद ही फिर से कहती है, काश मेरे सपना सच होती तो कितना अच्छा होता। पूर्वा कभी कभी उस दिन के घटनाओं में उलझ जाती है और अपने नानी जी को कहती है, नानी जी पता नहीं क्यों मुझे इस बात की शंका होती है कि उस दिन जिसके मृत शरीर को नदी से निकाले गए थे वह मेरे पापा जी के नहीं थे, किसी और के थे। ऐसे में रुक्मणी देवी सांत्वना देने की लिहाज से कहती है, अपनों के प्रति मनुष्यों के प्रेम हमेशा कुछ इस तरह के अनुभूति की एहसास करवाती है। काश तुम्हारी बात सच्ची होती तो अच्छा होता, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकती है। समय के साथ साथ पूर्वा के मन में दृढ़ विश्वास पैदा हो जाती है कि उसके पापा अभी तक जीवित है और उस दिन जिसके मृत शरीर को नदी से निकाले गए वह किसी और के थे, मगर उसके पापा प्रकाश के नहीं थे। समय के साथ साथ अनंतराम जी के परिवार के बड़ी बहू नंदिनी के दोनों बेटे जो शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उनको नौकरी मिल गई और फिर समय के साथ साथ दोनों बेटों के शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। वह लोग भी अधिकतर शहर में रहते हैं। कभी कभार जब गांव में आते हैं तो लंबे समय तक गांव में ही रह जाते हैं। तब घर में बहुएं घर के सारे कामकाज कर लिया करती है। ऐसे में नंदिनी भी खाली हाथ बैठे रहने वालों में से नहीं है। घर में बहुओं के साथ हाथ बंटाती रहती है। उन सबके बीच में नंदिनी के मन लगा रहता है। मगर शाम होते ही धीरे धीरे चलकर नदी के किनारे आ जाती है और वहीं नदी किनारे पतझड़ के बीच पेड़ के नीचे ऊंची टिले में बैठ जाती है, तो कभी किनारे बने सीढ़ी पर बैठकर प्रकृति के सौंदर्य को निहारती रहती है और बीते हुए जीवन के बहुत से पुरानी बातों को याद करती हुई भावनाओं की गहराई में बहकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। गांव में घटित हुई बहुत से कहानियों को याद करते हुए समय बिताती है और नदी के दोनों ओर की सौंदर्य को निहारती रहती है। बड़े ही तन्मयता के साथ नदी में उठती लहरों को देखती है और जब जब वह लहरें फिर से पानी में समाहित हो जाती है, नंदिनी के मन में अलग अलग भावनाओं के उदय होने लगती है और सोचने लगती है, इस संसार में हम सभी जल की लहरों की तरह जीवन प्रवाह में बहते रहते हैं और सभी लोग अपने अपने कर्तव्य के निर्वाहन करते हुए एक रोज अपना कर्तव्य से छुट्टी लेते हुए फिर आसमान में लाखों करोड़ों सितारों के बीच एक छोटी सी जगह बना लेते हैं और वहां पर बैठकर पीछे छूटे परिवार को निहारते रहते हैं। जैसा कि अंजलि के पति प्रकाश और उसके पिता रामस्वरूप जी तथा मेरे चाचा ससुर अनंतराम जी के साथ साथ हमारे घर के तथा गांव के बहुत से छोटे तथा बड़े बुजुर्ग लोगों के जीवन के डोर टूटने के पश्चात वहीं उन सितारों के मेले में अपना अपना जगह बना लिए और वहां बैठकर हम सभी को आशीर्वाद करते रहते हैं।
अंजलि के पति प्रकाश के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अंजलि बहुत टूट जाती है। साथ ही उसके 2-3 रोज में ही उसके पिता रामस्वरूप जी के चले जाने के पश्चात मां रुक्मणी देवी, बेटी अंजलि तथा बेटी पूर्वा तीनों ही विषम परिस्थितियों में दिन गुजरने लगे। खबर मिलने पर विकास अपने पत्नी और बेटा बहू के साथ वहां पर आया तो था, मगर सप्ताह भर रहने के बाद वह लोग फिर से अपने घर को चले गए, क्योंकि उनके भी अपने परिवार है। ऐसे में वह लोग भला कब तक अंजलि के साथ रह सकते हैं। अंजलि के तीनों बेटों में से केवल प्रशांत अकेला आया। 2-4 रोज के पश्चात वह भी चला गया। सुशांत और कमलाकांत नहीं आया। तीनों माँ बेटियों के हाल बिल्कुल बेहाल सी बनी हुई है। नंदिनी के परिवार तथा अनंतराम जी के दोनों बेटा बहू तथा पूरा परिवार उनके सहयोग में आगे आए। धीरे धीरे अंजलि अपनी हिम्मत जुटाने लगी और मन ही मन ठान लेती है कि अब तो यहाँ पर यही लोग हमारे सब कुछ है। सचमुच इस गांव के लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं, जो मेरे कल्पना के अतीत है। इन गांव वालों के प्यार ने सचमुच मुझे अभिभूत कर दिया, जो अपनों से भी अधिक है। ऐसे में यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। जीवन के आधे उम्र तो बीत गई है। बचा हुआ दिन इन लोगों के बीच में रहकर बिता दूंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि माँ जी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। बेटी पूर्वा के शादी हो जाएगी तो वह भी एक रोज ससुराल को चली जाएगी। फिर मैं केवल अकेली रह जाऊंगी। यही तो दुनिया की दस्तूर है, 3-3 बेटे बहू रहने के बावजूद आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अच्छा होता कि यह सारे अनपढ़ रह जाते, कम से कम मुझसे दूर तो ना होता। आज मेरे दिल पर जो बीत रही है किसी को समझा भी नहीं पाऊंगी। सोचते सोचते कभी कभी अंजलि बिल्कुल पत्थर नुमा बन जाती है। रुक्मणी देवी अपने मन से तरह तरह की बातों से अपनी बेटी और नातिन को समझने की प्रयास में लगी रहती है, मगर अंजलि अपने मन से बहुत दुखी हो गई है, जिसे संभालने को बहुत से वक्त लगेंगे। पति प्रकाश के ऐसी अवस्था में चले जाने के पश्चात उसके मन में एक ऐसी भावना जाग गई कि क्यों ना रोज शाम ढलते समय, जैसे कि रोज तुलसी को दीपक जलाते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाकर पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार नदी के घाट पर पति प्रकाश को भी दीपक जलाकर उसके पूजन की जाए, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके। तब से रोज शाम ढलते वक्त अंजलि कभी अकेली तो कभी अपने बेटी को साथ लेकर नदी के घाट पर आती है और प्रकाश के उद्देश्य से सीढ़ी पर दीपक जलाकर रखते हुए उसके पूजन करती है, क्योंकि उसी घाट के सीढ़ी के बगल में ही तो प्रकाश पानी में डूबकर जान दे दिया था। अंजलि को ऐसा करने से मन में शांति मिलती है। मन ही मन अंजलि सोचती रहती है, ऐसा करने से न केवल प्रकाश के माँ की पूजा हो जाएगी, वरन उसके मन में जो भी ग्लानि रही हो कम से कम मुझे क्षमा तो कर देगा। अंजलि मन ही मन कहती है, मेरे पतिदेव मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जन्म जन्मांतर में बार बार मेरे पति के रूप में मेरे जीवन को आलोकित करते हुए प्रकाशमय करने को तुम ही मेरे जीवन में मेरे पति के रूप में आकर मेरे जीवन को धन्य करते हुए मेरे जीवन को सफल बनवाना। नंदिनी मन ही मन सोचने लगी, बचपन से मेरे मन में यही तमन्ना थी कि किसी शहरी परिवार में मेरी शादी होगी और गांव के वातावरण से दूर शहर में परिपाटी तथा खुशहाल जीवन बिताऊंगी। गांव में शादी होने के पश्चात जब मैं ससुराल को आई थी तो मैं शुरुआती जीवन में बहुत दुखी रही, मगर समय के साथ साथ मैं अपने आप को ससुराल वालों के साथ एडजस्ट कर लिया। फिर भी मन में टीस तो जरूर रही है। जब कभी मायके में जाती तो माँ जी तथा घर के और लोग मुझे खूब समझते रहें, ताकि मैं अपने मन से ऐसे किसी शंका को उतार फेंकूं कि शहर में लोग ज्यादा सुखी रहते हैं। बीते दिनों के साथ साथ मैं उनके कई बातों को तथा उनके द्वारा दर्शाए राहों पर चलने की बहुत कोशिश करती रही, और बीते समय के साथ साथ सचमुच मेरे मन में बदलाव आ गई है। मेरे मन में जो शंका थी वह सारे हवा हो गई है, और जो भी कुछ बची हुई थी वह सारे तब खत्म हो गई जब अंजलि हमारे गांव में आने के पश्चात उससे मेरी दोस्ती हुई, और धीरे धीरे उसके जीवन के सारे कहानी मुझे बताती चली गई। अब मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं रही, वरन मेरे मन में संतोष है
कि हम लोग गांव वाले सचमुच बहुत सुकून के जीवन जीते हैं, और विशेषकर ऐसे गांव में रहने वाले जहां पर खेत खलियान हो और बीच में या किनारे ही शांत नीरवता के साथ नदी की जलधारा बहती हो। ऐसे जगह पर बैठकर जब पूरे जीवन के गणित के बही खाता को खोलकर देखती हूँ तो मन के कोने में सुखानुभूति की ज्वार बहने लगती है। ऐसे में मन में भी बहुत सुकून सी महसूस होती है। नंदिनी मन ही मन सोचती है, अंजलि बहन हमारे गांव में आई ज्यादा दिन तो नहीं हुई है, थोड़े ही दिनों में उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। उसके पति प्रकाश वैसे तो ज्यादा बातें नहीं करता था, बड़े ही शांत स्वभाव के थे, मगर उन्हें देखने पर लगता तो था मानो सीने में बहुत से दुखों के बोझ को दबाए रखे हैं। मगर तुलनात्मक रूप से अंजलि काफी चंचल है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।